बेवकूफ़ आदमी मुख्यमंत्री हो, ये इतना भी कानून का ज्ञान नहीं है कि जनने में प्रधानमंत्री को चक्कर आ जाएगा। लेबर सरकार के प्रधानमंत्री से इतना करीब हैं, उसका हाथ देखते हैं और इसका ही देखते हैं, तो यह काम कराने के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं भाई। खास करके नीतीश कुमार जी, उसमें तेजस्वी जी भी थे और भाजपा भी थी। ये तीनों पार्टियाँ जो है समान रूप से दोषी है कि इन लोग कई बार कोचिंग करते हैं, घर के गहना और घर के सामान बेच करके, घर के गला बेच करके आते हैं यहाँ पढ़ने तैयारी करने, और राजद के हो, किसी परिवार का हो, किसी व्यक्ति का हो, तो उसकी सज़ा इतनी कठोर हो कि आगे बार से वह दुस्साहस नहीं कर पाए इस तरह की काम करने का। लेकिन और बिहार के भी नालंदा से जुड़ी होती है, तो यह पहले से भी नालंदा इस बात के लिए फेमस रहा है। लेकिन जिस तरह से इधर परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हो रहे हैं, यह एक बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम है कि देश में कुछ दिनों पहले जो चुनाव का रिज़ल्ट आया, उस समय दो रिज़ल्ट आए देश में, एक तरफ चुनाव के और दूसरी तरफ नीट एग्ज़ाम की। लेकिन चुनाव के बाद एक तरफ जहां सीट की लड़ाई लड़ी जा रही थी, दूसरी तरफ नीट की लड़ाई लड़ी जा रही थी। सीट का तो बंटवारा हो गया, जिसको जितना जो भी मंत्रिमंडल चाहिए था, जो विभाग चाहिए था, मिल गया। लेकिन नीट का जो है ना, वो अभी तक लड़ाई मानिए चलता ही जा रहा है। इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व MLC रामबल्ली सिंह जी मौजूद है। ये इनकी राय जानेंगे हम कि क्या है और कैसे है। सबसे पहले नमस्कार है सर। जी नमस्कार। देखिए, आपने जो नीट का रिज़ल्ट के बारे में चर्चा किया, ये निस्संदेह नीट भारत का एक प्रेस्टिजियस कंपटीशन है और इसमें कई प्रतिभावान छात्रों की आशा और आकांक्षा लगी रहती है कि मेरिट के आधार पर चयन होगा। लेकिन जिस तरह से इधर परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हो रहे हैं, यह एक बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। खास करके उन बेरोज़गार नौजवानों के लिए जो कठिन मेहनत करके और परीक्षा की तैयारी करते हैं और लास्ट में उनको पता चलता है कि ये पेपर लीक हो गया, ये क्वेश्चन आउट हो गया, और उसका जो है तार जो है बिहार से जुड़ी हुई है और बिहार के भी नालंदा से जुड़ी होती है। तो यह पहले से भी नालंदा इस बात के लिए फेमस रहा है। तो कहीं न कहीं बिहार की जो कुर्सी पर जो कायम है राज सत्ता, उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर राज सत्ता कमज़ोर होगा तो इस तरह की चीज़ें उत्पन्न होगी। अगर राज सत्ता ताकतवर होगा, कुर्सी पर बैठा हुआ, तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति को गलत करने की हिम्मत नहीं होगी। और अगर किसी तरह बाई दी वे गलत हो जाए तो उसकी सज़ा इतनी कठोर हो कि आगे बार से वह दुस्साहस नहीं कर पाए इस तरह के काम करने का। लेकिन वैसा देखा नहीं जा रहा है। अब तो खैर जांच का विषय हो गया है। अब केंद्र सरकार भी जांच कर रही है और बिहार सरकार भी ये जो है इसका जांच कर रही है। तो जांच करने के बाद जो फलाफल आता है, उसके अनुसार हमारी यही मांग होगी कि इसको पार्टी और जाति और धर्म से अलग हट करके इसमें जो भी संदिग्ध लोग हैं, दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ कठिन से कठिन, कड़ा से कड़ा सजा दी जाए, ताकि इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं हो। विपक्ष का साफ तौर पे कहना है सर कि ये राजद की हाथ है। मैं तो कह दिया कि चाहे जिसकी भी संलिप्तता हो, राजद के हो, किसी परिवार का हो, किसी व्यक्ति का हो, इस पर बिना भेदभाव किए हुए, अगर राजद की संलिप्तता है तो राजद के अगर मुखिया हैं और संलिप्त हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो दोषी है इसकी जांच हो जाए, और जांच होने के बाद गिरफ्तार करने से, कार्रवाई करने से किसने रोका है। मतलब आपका साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके का जो भी काम कर रहे हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों के भविष्य, हाँ, पार्टी, जाति, धर्म, कोई ये सब चीज़ों से अलग हट करके आप सोचिए कि उन छात्रों पर, प्रतिभावान छात्रों पर क्या बीतता होगा जो इसकी कठिन मेहनत से तैयारी करते हैं कि हमको नौकरी मिलेगी। कई बार कोचिंग करते हैं, घर के गहना और घर के सामान बेच करके, घर के गला बेच करके आते हैं यहाँ पढ़ने तैयारी करने, और कि हम अगले बार कम्पीट कर जाएंगे। लेकिन उन पर क्या बीतता होगा इस तरह के चीज़ें जो हो रही है। इसलिए इस पर कठोर से कठोर सज़ा होने की ज़रूरत बिल्कुल है। अच्छा सर, तो एक चीज़ और है जो बहुत ज़्यादा अभी देखने को मिल रहा है न्यूज़पेपर में, हर जगह पे, आरक्षण को लेके जो अभी कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, उसमें क्या कहिएगा सर आप? देखिए, आरक्षण के लेकर के जो भ्रांतियाँ लोगों में है, खास करके बिहार में, यह भ्रांतियाँ एक तरह से कृत्रिम है। और इन लोगों ने, खास करके राजनीतिक दल के लोगों ने, यह बिहार के साथ सब्जबाग दिखाया था। खास करके नीतीश कुमार जी, उसमें तेजस्वी जी भी थे और भाजपा भी थी। ये तीनों पार्टियां जो है समान रूप से दोषी है कि इन लोगों ने आरक्षण का दायरा बढ़ा करके वाहवाही लूट रहा था।
लेकिन इसके पहले ये लोग को समझना चाहिए था कि जब मंडल कमीशन बनी थी तो मंडल कमीशन में संविधान पीठ का गठन हुआ था, जिसके 9 जजेज उसके मेंबर थे। तो 9 जजेज का जो संविधान पीठ थी उसकी फैसला आज तक प्रिवेल कर रही है। और उस 9 जजेज के जो संविधान पीठ थी इंदिरा सहनी बनाम भारत सरकार में यह निर्णय दिया था, यह रूलिंग दिया था कि 50% से अधिक आरक्षण की सीमा बढ़ाई नहीं जा सकती है। इसीलिए उस समय 52% अति ये पिछड़ों की आबादी के बावजूद भी 27% ही पिछड़ों को आरक्षण मिली थी, यानी टोटल 50% था। तो जब वह 9 जजेज का फैसला का है 1992 में और वह आज भी वह प्रिवेल कर रहा है, तो फिर ये 50 से बढ़ाने की ज़रूरत क्या थी? और अगर ज़रूरत थी बढ़ाने की, अन्य राज्यों को देखी तो अन्य राज्यों ने क्या कैसे किया है बढ़ाया इसको पहले 9th शेड्यूल में दर्ज किया है। तो 9th शेड्यूल संविधान का एक वैसा अंग है कि उसमें डालने के बाद उसको चैलेंज नहीं की जा सकती है। तो चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्रा, कोई भी उधर का स्टेट हो, तो उन स्टेट के मुख्यमंत्रियों ने भारत सरकार के साथ एक तरह से समझौता करके, ब्लैकमेल करके वह यह काम करा लिया और वहाँ 50% से अधिक आरक्षण है। लेकिन बिहार में 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकती है। और उस पर नीतीश कुमार फिर लोगों को सब जवाब दिखा रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अरे बेवकूफ़ आदमी, मुख्यमंत्री हो, ये इतना भी कानून का ज्ञान नहीं है कि जब संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट का ही ये कहा है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा, तो फिर हाई कोर्ट के फैसला के बाद तुम सुप्रीम कोर्ट में जाने का क्या मतलब है? अगर तुम सचमुच इस विषय पर गंभीर हो आरक्षण के सवाल पर, तो तुम्हारे ही वोट से अभी केंद्र की सरकार चल रही है, तुम्हारे 12 सांसदों के समर्थन के बदौलत। तो तुमको अगर इस आरक्षण पर गंभीर हो तो मुख्य प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि आप अगर 9वीं अनुसूची में इसे शामिल नहीं करते हैं तो मैं आपके सरकार में नहीं रहूँगा, बाहर से समर्थन करूँगा, गुण और दोष के आधार पर आपके सरकार के साथ रहूँगा। इतने में प्रधानमंत्री को चक्कर आ जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी बिहार के लोगों को फिर आप सब जवाब दिखा रहे हैं कि आरक्षण के सवाल पर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और बिहार के जो भले भोले भाले लोग हैं आज फिर दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हो सकता है सर विधानसभा चुनाव आने वाला है इसलिए भरमा रहे हैं पब्लिक को। हाँ, कुछ भी हो, चुनाव के दृष्टिकोण से हो या ऐसे हो, लेकिन बिहार की भोली भाली जनता को गुमराह कृपया न करें। इसको सच्चाई जो है उसके सामने रखना चाहिए। फैक्ट से बड़ा कोई चीज़ नहीं होती है। और फैक्ट से ही है कि आज की तारीख में नीतीश कुमार आरक्षण के लिए अगर पक्षधर हैं कि 50% से अधिक बढ़ाई जाए, तो उनको भारत सरकार के प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए। भारत सरकार के प्रधानमंत्री से इतना करीब हैं, उसका हाथ देखते हैं और इसका ही देखते हैं, तो यह काम कराने के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं भाई? अगर नीतीश कुमार आरक्षण के पक्षधर होते तो बिहार में पंचायती राज में आरक्षण आज भी 37% है, 50% के सीमा से नीचे है, लेकिन उसको उन्होंने टच नहीं किया। जाति आंकड़े के अनुसार अगर बढ़ाना था तो यहाँ 2 तरह के आरक्षण था, तो एक आरक्षण में तो आपने बढ़ा दिया नौकरियों में, लेकिन पंचायती राज में आज भी आरक्षण कितना है? 20% अति पिछड़ों के लिए, 17% शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, 37% टोटल। तो आज भी 13% आरक्षण का आपका स्कोप था, उसको नीतीश कुमार जी टच नहीं किया। इसलिए टच नहीं किया कि इसमें अति पिछड़ों को आरक्षण बढ़ाना पड़ेगा। तो ये अति पिछड़ों के घड़ियाली आंसू बहाते हैं, अति पिछड़ों के शुभचिंतक नहीं है, जिसके वजह से इस को टच नहीं किया। और उसको टच किया जो जान रहे थे कि इसका हश्र क्या होना है। हम लोगों ने तो उस समय के इंटरव्यू में भी ये बात कही थी कि जब तक 9th शेड्यूल में नहीं ये बातें आती है तब तक ये आरक्षण ये नहीं रहेगी। और वही हश्र हुआ आज, इसलिए छुटमुट का घड़ियाली आंसू बहाया जा रहा है आरक्षण के नाम पर। कई बार कहा जा रहा है सर विशेष राज्य मतलब विशेष पैकेज का दर्जा बिहार के लिए मांगी जा रही है, उस पर क्या है? मैं तो यही कह रहा था कि जिस तरह से आरक्षण की बात मैंने की, तो नीतीश कुमार जी के 12 गो MP है और ये जानते हैं कि 16 और 12 MP के समर्थन से ही केंद्र की सरकार बनी है। इस बार भाजपा का स्पष्ट बहुमत नहीं है, 240 ही है। तो जब उसको बहुमत के लिए दूसरे पर डिपेंड होना पड़ रहा है, तो जो डिपेंडेंट साथी उनके हैं उसमें एक नीतीश कुमार प्रमुख घटक हैं। तो नीतीश कुमार को तो एक मंत्री पर कभी भारत सरकार से समझौता नहीं करना चाहिए था। और एक मंत्री बना करके, मैंने 1.5 मंत्री का मतलब क्या होता है? राज्य मंत्री का कोई पावर नहीं होता है, इसलिए हम एक ही मंत्री कहेंगे। आज 12 सांसदों के बदौलत नीतीश कुमार जी ने मात्र एक मंत्री बनाया,
राजीव रंजन सिंह को उर्फ ललन जी को, और ललन जी के पास भी जो विभाग मिले हैं उससे बिहार का कोई कायाकल्प नहीं हो सकता है। तो नीतीश कुमार अगर सचमुच बिहार के लिए गंभीर हैं, 20 वर्षों से ये नाटक करते रहे हैं बिहार को विशेष राज्य की दर्जा का, आज इनका प्रॉपर समय आया था कि आज भारत के सरकार से बार्गेनिंग करते कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दोगे तो हम समर्थन वापस ले सकते हैं, हम बाहर से समर्थन करेंगे, हम सरकार में नहीं रहेंगे, हम सरकार के गुण और दोष के आधार पर समर्थन करेंगे। तब जाकर के हम नीतीश कुमार को गंभीर मानते कि आप मुद्दा बिहार के अंदर उठाते हैं, तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, और जब जिसको देना है प्रधानमंत्री के हाथ में, भारत सरकार के हाथ में, और उसकी सरकार आपके मदद से चल रही, सहयोग से चल रही है, तो वहाँ पर आपकी बातें क्यों गुम हो जाती है? वहाँ पर बातें को रखनी चाहिए। पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बना, क्यों नहीं आज ये बोलते हैं? इन बातों पर अगर एक कस के आवाज़ उठाते और सरकार से समर्थन वापस लेते या सरकार को बाहर से समर्थन करते, सरकार में जा कर के नहीं करते, तो बिहार की हालात आज दूसरी होती। और बिहार के विकास के नाम पर इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। सब दलों को सकारात्मक सोच की राजनीति करनी चाहिए ताकि बिहार के लोगों को और बिहार को फ़ायदा हो सके। कहीं नीतीश कुमार को अपनी सीट प्यारी तो नहीं है, इसीलिए वो कतरा रहा है इस बात को कहने से? नीतीश कुमार जी को लोगों को सब्ज बाग दिखाना है। नीतीश कुमार जी 19 साल से लगभग अब 20 साल होने जा रहा है, बिहार के लोगों को मूर्ख बना करके आज राज कर रहे हैं। बिहार को आज भी आप आंकड़ा देखिए, नीति आयोग का सर्वे का रिपोर्ट आया है, नीति आयोग में आज भी पर कैपिटा इनकम सबसे नीचे किसका है? बिहार का है। तो बिहार का पर कैपिटा इनकम क्या है भाई, क्यों कम है? सबसे नीचे पौधान पर क्यों कम है? और जो 20 साल से सत्ता में कई बागडोर संभाले हुए, क्या उसकी जिम्मेवारी नहीं है? अगर उसकी जिम्मेवारी होती तो नीतीश कुमार की खिंचाई होनी चाहिए थी। लेकिन नीतीश कुमार तो नारा लगवाते हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, और इसी नारा पर बिहार का सत्ता की बागडोर संभालते हैं। इसलिए बिहार के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, सच्चाई कुछ अलग है। बिहार के विकास के कई मुद्दों पे हमने बात की है। हमारे साथ पूर्व एमएलसी रामबल्ली सिंह जी मौजूद थे और इन्होंने अपनी राय रखी है और बिहार के विकास के लिए बहुत सारी बातें इन्होंने बताई है जो शायद नीतीश कुमार को भी समझना चाहिए इस बात को और इस हिसाब से फैसला लेना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप भी